नमस्कार, वर्चुअल क्लासरूम प्रोजेक्ट के आज के इस सत्र में आपका हार्दिक स्वागत है। वर्चुअल क्लासरूम प्रोजेक्ट डिपार्टमेंट ऑफ जियोलॉजी, गवर्नमेंट वीवाईटी पीजी ऑटोनोमस कॉलेज दुर्ग का एक वेब इनिशिएटिव है। आज के इस सत्र में हम लोग बात करेंगे इक्विलिब्रियम एंड नॉन इक्विलिब्रियम रिएक्शंस इन मेटामॉर्फिज्म के बारे में, जो कि बीएससी सेकंड ईयर पेट्रोलॉजी के पेपर का एक हिस्सा है। रॉक्स बहुत सारे मिनरल से मिलकर बनी हुई होती हैं और जो भी प्रोटोलिथ या प्री एग्जिस्टिंग रॉक है उसके ऊपर मेटामॉर्फिज्म के एजेंट्स काम करते हैं और मेटामॉर्फिज्म की रिएक्शंस होती है, मेटामॉर्फिक रिएक्शंस होती है और उसके फलस्वरूप हमें एक नई रॉक मिलती है जिसे हम मेटामॉर्फिक रॉक के नाम से जानते हैं। तो ये रॉक भी अपने आप में एक सिस्टम की तरह से काम करती है। जैसा कि हम लोग जानते हैं, सिस्टम्स को हम दो तरह से समझ सकते हैं, क्लोज्ड सिस्टम्स और ओपन सिस्टम्स। तो क्लोज्ड सिस्टम्स की खास बात यह रहती है कि उनके अंदर कोई बाहर से मटेरियल आता भी नहीं है और न उनके भीतर से कोई मटेरियल बाहर जाता है उस सिस्टम के बाहर। और ओपन सिस्टम इसके विपरीत है। ओपन सिस्टम में कुछ बाहर से मटेरियल उसमें जुड़ सकता है या उस सिस्टम में से कुछ मटेरियल हट सकता है। तो जब प्रोटोलिथ के ऊपर एजेंट्स ऑफ मेटामॉर्फिज्म काम करते हैं तो वास्तव में होता क्या है? तब मेटामॉर्फिक रिएक्शंस होती है और एजेंट्स ऑफ चेंज या एजेंट्स ऑफ मेटामॉर्फिज्म, टेम्परेचर, प्रेशर, फ्लूइड्स, स्ट्रेस, स्ट्रेन, जब भी किसी प्रोटोलिथ पर काम करते हैं तो उसके फलस्वरूप वहां पर मेटामॉर्फिक रिएक्शंस होती हैं और उसका प्रोडक्ट हमें मेटामॉर्फिक रॉक के रूप में मिलता है। तो आइए अब हम ये समझने की कोशिश करें, इसका प्रयास करें कि मेटामॉर्फिक रिएक्शन है क्या। तो मूलतः मेटामॉर्फिक रिएक्शन एक रासायनिक अभिक्रिया है, केमिकल रिएक्शन है जो कि मेटामॉर्फिज्म के दौरान होती है और इसके कारण एक असेंबलेज ऑफ मिनरल्स एक नए असेंबलेज ऑफ मिनरल्स में ट्रांसफॉर्म हो जाता है जो कि नए टेम्परेचर प्रेशर कंडीशंस में स्टेबल है। मेटामॉर्फिक रॉक्स जब बनती है तो उनके अंदर कई बार मिनरल कंपोजिशन में परिवर्तन आता है, कई बार टेक्सचर्स में भी परिवर्तन देखने को मिलता है। तो ये जो परिवर्तन आते हैं ये कुछ बातों पर निर्भर करते हैं। उनमें से एक है प्रोटोलिथ का नेचर या फुल रॉक जियोकेमिस्ट्री, दूसरा है टेम्परेचर प्रेशर केमिकल कंडीशंस और तीसरा है टाइम। तो ये तीन मुख्य चीजें हैं जिनके ऊपर ये नई बनी हुई मेटामॉर्फिक रॉक्स और उनका मिनरल कंपोजिशन और टेक्सचर निर्भर करता है। मेटामॉर्फिक रिएक्शन के दौरान जब मेटामॉर्फिक मिनरल्स बनते हैं तो वो किस प्रकार से डेवलप होते हैं, तो उसके लिए कुछ मैकेनिज्म्स जिम्मेदार होते हैं, उत्तरदायी होते हैं। उनमें से एक मैकेनिज्म न्यूक्लिएशन के नाम से जाना जाता है, जो कि एम्ब्रियो क्रिस्टल्स के ग्रोथ या अपीयरेंस से शुरू होता है। और दूसरा मैकेनिज्म इंटरफेस रिएक्शन जो कि डिसोल्यूशन से रिलेटेड है, उससे समझा जाता है उसको। और तीसरा मैकेनिज्म इंटरफेस रिएक्शंस जो कि ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। और चौथा मैकेनिज्म मास ट्रांसफर के नाम से जाना जाता है। तो ये इंटरफेस रिएक्शन से तात्पर्य ये होता है कि दो मिनरल ग्रेन्स जो एक दूसरे के बाजू बाजू में है तो उनके ग्रेन बाउंड्रीज पर या उनके इंटरफेस पर जो चीज हो रही है वो किस मैकेनिज्म के तहत आ रही है। जैसे कई बार वो मिनरल्स डिसॉल्व होते हैं, रिएक्टेंट मिनरल्स ब्रेक डाउन होके डिसॉल्व होके, और जो उनके कॉन्स्टिट्यूएंट्स है वो सॉल्यूशन के रूप में एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं। कभी कभी यह भी होता है कि वो इंटरफेस के अलोंग कुछ मटेरियल और ऐड हो जाता है और उसके फलस्वरूप जो न्यूक्लियाई प्रेजेंट है वो
साइज में बड़े होते जाते हैं, उनकी ग्रोथ होती जाती है। एक और मैकेनिज्म जो मास ट्रांसफर के नाम से जाना जाता है, उस मास ट्रांसफर की खासियत यह है कि मटेरियल एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होता है, और इन सब मैकेनिज्म्स में जो अलग-अलग कंडीशंस है या अलग-अलग एजेंट्स हैं, वो अपनी भूमिका अदा करते हैं। जैसे हीट सप्लाई भी एक महत्वपूर्ण मैकेनिज्म का हिस्सा है, जो प्रोसेस है जिसकी वजह से ये मेटामॉर्फिक मिनरल्स डेवलप होते हैं। अब हम मेटामॉर्फिक मिनरल्स के बनने के जो मैकेनिज्म्स हैं और उसके फलस्वरूप एक नई तरह की मेटामॉर्फिक रॉक जो बनती है, उसके लिए बनने के लिए जो प्रोसेस रिस्पॉन्सिबल है, जिसको हम लोग मेटामॉर्फिज्म के नाम से जानते हैं, उसको हम लोग रॉक साइकिल के हिस्से के रूप में समझने की कोशिश करते हैं। जब मैग्मा पृथ्वी के भीतर से ऊपर की तरफ बढ़ता है, तब उस दौरान वो ठंडा होता है और उससे तरह-तरह के मिनरल्स क्रिस्टलाइज होते हैं और विभिन्न प्रकार की इग्नियस रॉक्स का निर्माण होता है। तो जो मिनरल्स मैग्मा में से क्रिस्टलाइज होते हैं, वो हाई टेम्परेचर प्रेशर कंडीशंस में थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम की स्थिति में रहते हैं। सॉरी। और जब ये इनके क्रिस्टलाइजेशन से बनी हुई रॉक पृथ्वी की सतह पर आती है, तो उस स्थिति में वो जो मिनरल्स हाई टेम्परेचर प्रेशर पर इक्विलिब्रियम की कंडीशन में रहते हैं, अब वो कंडीशंस चेंज हुई हो चुकी होती हैं, क्योंकि सतह पर टेम्परेचर प्रेशर कंडीशंस काफी अलग होती हैं, और इसके फलस्वरूप उनके इक्विलिब्रियम की अवस्था में परिवर्तन आता है। मिनरल्स जो इक्विलिब्रियम में थे, वो उनका इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाता है, और ये रॉक्स जब सरफेस पर आती हैं तो अलग-अलग तरह के एजेंसीज उनके ऊपर काम करती हैं, और ये एजेंसीज के कार्य के जियोलॉजिकल वर्क के फलस्वरूप वो इग्नियस रॉक्स के अंदर जो मिनरल्स होते हैं, वो टूटते हैं, उनका पार्शियल या कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन होता है, और उनका इरोजन, ट्रांसपोर्टेशन और फिर डिपोजिशन होता है किसी सेडिमेंट्री बेसिन में, और धीरे-धीरे वो उस सेडिमेंट्री बेसिन में गहराई तक दफन होते जाते हैं। तो इस पूरी प्रक्रिया के दौरान विभिन्न प्रकार के परिवर्तन आते हैं, और जैसे-जैसे वो डेप्थ ऑफ बरियल बढ़ती जाती है, तो टेम्परेचर भी बढ़ने लगता है, और इस दौरान जो मिनरल्स पहले इक्विलिब्रियम की स्थिति में थे, उनका इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाता है, और वो मिनरल्स आपस में रिएक्शन करके कुछ नए मिनरल्स बनाते हैं, या उनके टेक्सचर में परिवर्तन आता है, क्रिस्टल ग्रोथ होती है, विभिन्न प्रकार के बदलाव आते हैं। कई बार वो मिनरल ग्रेन्स के बीच में कुछ सीमेंटिंग मटेरियल प्रेसिपिटेट होकर उनको आपस में जोड़ता है, और उस प्रकार से नई सेडिमेंट्री रॉक का निर्माण होता है। जैसे-जैसे ये सेडिमेंट्री रॉक पृथ्वी के सतह से नीचे और गहराई में दफन होती जाती है, बरी होती जाती है, हम ये पाते हैं कि टेम्परेचर और प्रेशर दोनों बढ़ने लगता है। और जैसा कि हम लोग ये चित्र में देख पा रहे हैं, एक शेल जो कि लो प्रेशर टेम्परेचर कंडीशन में बनी है, जैसे-जैसे ये और गहराई में जाती है, तो उसके ऊपर टेम्परेचर और प्रेशर दोनों बढ़ता जाता है, और इसके फलस्वरूप जो मिनरल्स उस शेल में प्रेजेंट थे, वो इक्विलिब्रियम की अवस्था से अलग हो जाते हैं, और फिर उनके अंदर परिवर्तन आता है। उससे कई बार यह भी होता है कि वो मिनरल ग्रेन्स के बीच में जो पानी ट्रैप हो चुका है, जो ग्रेन बाउंड्रीज के अलॉन्ग पानी उपस्थित है, वो पानी एक महत्वपूर्ण सॉल्वेंट के रूप में अपनी भूमिका अदा करता है, और तरह-तरह की मेटामॉर्फिक रिएक्शंस को फैसिलिटेट करता है, और इस प्रकार मेटामॉर्फिक रिएक्शंस होती हैं, नए मिनरल्स बनते हैं, नए टेक्सचर्स बनते हैं, और इस पूरी प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड भी अपना अ, उत्तरदायित्व निभाते हैं, उनकी भी अपनी भूमिका होती है, और इसके फलस्वरूप नए मिनरल्स बनते हैं और नई रॉक्स उनको बनी हुई मिलती हैं। टेम्परेचर प्रेशर के अलावा
डिफरेंशियल स्ट्रेस की भी एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जो कोई भी रॉक जिसके अंदर मिनरल्स प्रेजेंट हैं, उनके ओरिएंटेशन में अपना रोल निभाती है। और जैसा कि हम लोग चित्र में देख पा रहे हैं, मिनरल्स कुछ प्रेफर्ड ओरिएंटेशन के अलोंग अरेंज हो जाते हैं और मेटामॉर्फिक फैब्रिक बनाते हैं। और एलोंगेटेड या प्लेटी मिनरल्स जो हैं, ये स्ट्रेस फील्ड के हिसाब से कुछ पैरेलल अरेंजमेंट शो करते हैं और एक नए तरह का मेटामॉर्फिक फैब्रिक बनाते हैं। आइए अब हम यह समझने की कोशिश करें कि इक्विलिब्रियम या संतुलन की अवस्था से तात्पर्य क्या है। तो इक्विलिब्रियम या संतुलन की अवस्था वह अवस्था है जब आप ये पाते हैं कि उसके पश्चात उस रिएक्शन में या उस रॉक के अंदर आपको कोई ऑब्जर्वेबल चेंजेस नहीं मिलते हैं समय के साथ साथ। कहने का तात्पर्य यह है कि जब रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन दोनों बराबर हो जाते हैं, तो किसी भी रॉक के अंदर जो मिनरल्स में चेंजेस आते हैं, वो चेंजेस आना बंद हो जाते हैं और ये अवस्था रासायनिक संतुलन या केमिकल इक्विलिब्रियम की अवस्था कहलाती है। साथ ही साथ जो रिएक्टेंट्स हैं और जो प्रोडक्ट्स हैं, उनका कंसेंट्रेशन उस रॉक में स्थिर हो जाता है। तो ये दोनों बातें इस ओर इंगित करती हैं कि वहां पर उस रॉक के अंदर केमिकल इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो चुका है। जो रिएक्शन, ये मेटामॉर्फिक रिएक्शन होती है, ये कुछ कारकों के द्वारा निर्धारित होती है। जैसे कंसंट्रेशन है, प्रेशर है, वॉल्यूम है, टेम्परेचर है। ये सारे फैक्टर्स हैं जो किसी भी मेटामॉर्फिक रिएक्शन को गवर्न करते हैं और वो किस दिशा में काम करेगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में काम करेगी या बैकवर्ड डायरेक्शन में काम करेगी, इस चीज को वो गवर्न करते हैं। तो इस केमिकल इक्विलिब्रियम को और विस्तार से समझने के लिए हम 3 प्रश्नों को समझने की कोशिश करेंगे और उनका उत्तर जानने की कोशिश करेंगे। तो पहला प्रश्न ये है कि डज अ रिएक्शन ऑलवेज रन इट्स फुल कोर्स सो दैट ऑल द रिएक्टेंट्स आर यूज्ड अप? क्या कोई रिएक्शन पूरी तरह से अपना काम कर चुकी होती है जिससे कि सारे रिएक्टेंट्स उसमें से खत्म हो चुके होते हैं? तो ऐसी स्थिति में हम कहते हैं कि ये रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है। पर ऐसी स्थिति में जो जब रिएक्शन पूरी हो चुकी है, कंप्लीट हो चुकी है, ऐसी स्थिति में वहां पर रिएक्टेंट्स नहीं बचते। पर अक्सर ये देखा गया है कि सारी रिएक्शंस कंप्लीशन वाली स्थिति को प्राप्त नहीं कर पाती, उसको अचीव नहीं कर पाती। दूसरा प्रश्न जिसको हमें समझना आवश्यक है वह यह है कि क्या रिएक्शन हमेशा एक ही दिशा की ओर बढ़ रही है या वो रिवर्स भी हो रही है? डज अ रिएक्शन ऑलवेज प्रोसीड इन द सेम डायरेक्शन और कैन इट बी रिवर्स्ड? दूसरे शब्दों में हम इसको इस ढंग से समझ सकते हैं कि रिएक्टेंट्स से प्रोडक्ट ही बनते जा रहे हैं या यह भी संभव है कि रिएक्शन रिवर्स होके प्रोडक्ट से फिर से रिएक्टेंट्स बन रहे हैं। तो जो रिएक्शंस कंप्लीशन की तरफ बढ़ती हैं या कंप्लीट होती हैं, वो इररिवर्सिबल रिएक्शंस होती हैं। फिर भी कुछ रिएक्शंस ऐसी होती हैं जिनके अंदर हम ये पाते हैं कि रिएक्टेंट्स रिएक्ट करके प्रोडक्ट्स बनाते हैं, जैसा कि फॉरवर्ड रिएक्शन में देखा जाता है, और प्रोडक्ट्स फिर से अपने आप में बदलाव लाके रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये रिवर्स रिएक्शन कहलाता है। तीसरा महत्वपूर्ण प्रश्न जिसका जवाब हमें पाना आवश्यक है वह यह है कि क्या कोई रिएक्शन ऐसे बिंदु तक पहुंच सकती है कि जिसमें रिएक्टेंट्स प्रेजेंट तो है पर फिर भी उस रिएक्शन में कोई फर्दर चेंज हमको नहीं दिख रहा है? Can a reaction reach a point where reactants are still present but
there does not seem to be any further change taking place in the reaction. सभी रिएक्शंस में ये चीज देखी गई है कि अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट्स जैसे जैसे कम होता जाता है तो अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट का बनने का जो समय है वो बढ़ता जाता है या वो रेट ऑफ रिएक्शन स्लो हो जाती है। एक रिवर्सिबल रिएक्शन में जब अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट बढ़ जाता है तो उससे रिवर्स होके रिएक्शन से रिएक्टेंट्स के बनने की प्रक्रिया तेज हो जाती है। पर आखिरकार एक ऐसी स्थिति आती है कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन ये दोनों बराबर हो जाते हैं और इस स्थिति में इस बिंदु पर भले ही उस सिस्टम के अंदर रिएक्टेंट्स प्रेजेंट है परंतु उसके अंदर सिस्टम में कोई फर्दर चेंज हमको होता हुआ नहीं दिखता और यह माना जाता है कि अब रिएक्शन केमिकल इक्विलिब्रियम या रासायनिक संतुलन की अवस्था में आ चुकी। तो ये तीन महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कि हमें केमिकल इक्विलिब्रियम को और बेहतर ढंग से समझने में मदद करते हैं। तो इनके जवाबों से हमने ये समझा है कि केमिकल इक्विलिब्रियम या रासायनिक संतुलन की अवस्था वह अवस्था है जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के बराबर हो जाता है और जो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स है और कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स जो है वो इक्विलिब्रियम की कंडीशन में कांस्टेंट हो जाता है, निश्चित हो जाता है, स्थिर हो जाता है। केमिकल रिएक्शंस और विशेष तौर पर चूंकि अभी हम लोग मेटामॉर्फिक रॉक्स के बारे में बात कर रहे हैं तो मेटामॉर्फिक रिएक्शंस को समझने के लिए हमको दो पहलुओं को जानने की आवश्यकता है। एक पहलू है थर्मोडायनेमिक्स का और दूसरा है काइनेटिक्स का। तो थर्मोडायनेमिक्स के आधार पर हमको ये मालूम पड़ता है कि किसी विशेष टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन में किसी सॉल्यूशन में किसी मेल्ट कंपोजिशन में कोई रिएक्शन होगी या नहीं, उसके लिए उसके अंदर क्या वह पोटेंशियल एनर्जी उपलब्ध है। अगर वो है तो वो रिएक्शन होगी, परंतु साथ ही साथ ये रिएक्शन की दर रेट ऑफ रिएक्शन इसको बताने के लिए हमको केमिकल काइनेटिक्स की आवश्यकता है। तो जो मिनरल्स जो कि इक्विलिब्रियम जिनका डिस्टर्ब हो चुका होता है ऐसे मिनरल्स ये थर्मोडायनेमिक्स के टेस्ट को तो पास कर लेते हैं परंतु उनके रिएक्शन का जो काइनेटिक्स है या जो रेट है वो हम पाते हैं कि बहुत स्लो होता है। तो काइनेटिक अप्रोच टू स्टडीइंग metamorphic rocks is different from an equilibrium approach and may in many cases be the more realistic approach to study the process of metamorphism. तो मेटामॉर्फिज्म में हम ये पाते हैं कि जो रेट ऑफ रिएक्शंस है ये बहुत स्लो होता है तो रिएक्शंस का काइनेटिक्स को ज्यादा महत्वपूर्ण मान सकते हैं। अधिकांश मेटामॉर्फिक रिएक्शंस जो होती हैं वो बहुत स्लो होती हैं, स्लगिश होती हैं, खासकर लो टेम्परेचर्स पर। और ये इसका प्रमाण हम किसी भी मेटामॉर्फिक लो ग्रेड मेटामॉर्फिक रॉक के अंदर जो रिलिक्ट मिनरल्स की उपस्थिति और उनके रिलिक्ट टेक्सचर्स की उपस्थिति के द्वारा पाते हैं। इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि किस स्केल पर वो मिनरल्स में इक्विलिब्रियम स्थापित हो रहा है। वेरी लो ग्रेड मेटामॉर्फिक रॉक्स के अंदर किस स्केल पर वो मिनरल्स के अंदर इक्विलिब्रियम स्थापित हो रहा है, क्योंकि ये स्केल्स और भी छोटी हो सकती हैं, इतनी छोटी हो सकती हैं कि हम उनको थिन सेक्शंस में भी न देख पाए। तो ये चीज बहुत महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ हम ये भी पाते हैं कि मेटामॉर्फिक रॉक्स कई बार हमको मेटामॉर्फिक रिएक्शंस के अंदर इक्विलिब्रियम भी दर्शाती हैं और ये इसके कुछ प्रमाण हम समझ सकते हैं कि हम ये पाते हैं कि जब किसी मेटामॉर्फिक रॉक का टेक्सचरल एनालिसिस किया जाता है तो उसके अंदर वो रॉक
फेज रूल का पालन करती हुई दिखती है। और फेज रूल का पालन जब हो रहा है तो ये इंगित करता है कि वहां पर इक्विलिब्रियम कंडीशन डेवलप हो चुकी है। फेशियस कंसेप्ट भी एप्लीकेबल तब हो सकता है जब मेटामॉर्फिक रॉक्स में जो मिनरल्स हैं वो इक्विलिब्रियम की कंडीशन, इक्विलिब्रियम मिनरल असेंबलेज आपको मिलता है, तब हम बोलते हैं कि ये फेशियस कंसेप्ट वहां पर लागू हो सकता है। तो बहुत सारी मेटामॉर्फिक टेरेन्स में ये चीज हमको देखने को मिलती है। साथ ही साथ जो उस रॉक का बल्क केमिकल कंपोजिशन है और उस रॉक के अंदर पाए जाने वाले मिनरल असेंबलेजेस का केमिकल कंपोजिशन है, वो काफी हद तक प्रिडिक्टेबल पाया जाता है। उसकी पूर्व उसका हम पूर्वाभास कर सकते हैं, उसको प्रेडिक्ट कर सकते हैं। और इस रूल का ये पालन करता है मिनरल असेंबलेज कि उसका टोटल कंपोजिशन, उसका टोटल केमिकल कंपोजिशन उस रॉक के बल्क केमिकल कंपोजिशन के बराबर होता है। और ये तभी संभव है जब इक्विलिब्रियम की अवस्था उस मेटामॉर्फिक रिएक्शन में। तो ये पूरे विचार विमर्श के दौरान हमको ये चीज समझ में आ रही है कि मेटामॉर्फिक रिएक्शंस दोनों तरह की हो सकती हैं। इक्विलिब्रियम रिएक्शंस भी हो सकती हैं और नॉन इक्विलिब्रियम रिएक्शंस भी हो सकती हैं। फिर भी ये चीज हम काइनेटिक्स के आधार पर कह सकते हैं कि मेटामॉर्फिक रॉक्स में बनने के दौरान, उनके बनने के दौरान जो मेटामॉर्फिक रिएक्शंस होती हैं वो अक्सर नॉन इक्विलिब्रियम रिएक्शंस होती हैं। और ये चीज, ये बात या ये तथ्य 3 विशेष बातों से ये प्रमाणित होता है। हम ये पाते हैं कि जो फंडामेंटल प्रोग्रेड मेटामॉर्फिक चेंजेस होते हैं उसमें ये नॉन इक्विलिब्रियम रिएक्शंस देखने को मिलती है। और इसके पीछे जो कारण है, वो जो 3 कारण है, उनमें एक है बैरियर्स टू द न्यूक्लिएशन ऑफ न्यू फेजेस, दूसरा कारण है स्लगिश रेट्स ऑफ इंटरफेस रिएक्शंस, और तीसरा कारण है लिमिट्स टू द इफेक्टिवनेस ऑफ द मास ट्रांसफर। तो ये 3 जो इफेक्ट्स हैं या 3 कारण है, ये नॉन इक्विलिब्रियम रिएक्शंस को प्रमोट करते हैं। प्रकृति में जो अलग अलग सिस्टम्स पाए जाते हैं ये अक्सर थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम में नहीं होते हैं, क्योंकि ये जो सिस्टम्स होते हैं ये समय के साथ साथ इनमें बदलाव आता रहता है और उनके अंदर जो मिनरल्स हैं उनमें भी चेंज आता रहता है, टेम्परेचर प्रेशर कंडीशंस में भी चेंज आता रहता है। साथ ही साथ इन सिस्टम्स में मैटर और एनर्जी का इन्फ्लक्स भी होता रहता है उनके इर्द गिर्द जो सिस्टम्स हैं उनके द्वारा। तो ये सारी चीजें नॉन इक्विलिब्रियम थर्मोडायनेमिक्स को प्रमोट करती हैं और ये इन चीजों को, इस तथ्य को प्रमाणित करती हैं कि मेटामॉर्फिक प्रोसेसेस में अक्सर नॉन इक्विलिब्रियम रिएक्शंस होती हैं। तो आज की इस पूरी चर्चा में हम लोगों ने यह समझने की कोशिश की कि मेटामॉर्फिक रॉक्स के बनने के लिए जो रिएक्शंस रिस्पॉन्सिबल हैं मेटामॉर्फिक रिएक्शंस के नाम से जानी जाती हैं। और मेटामॉर्फिक रिएक्शंस इक्विलिब्रियम रिएक्शंस भी हो सकती हैं, नॉन इक्विलिब्रियम रिएक्शंस भी हो सकती है। उसके बाद हम लोगों ने केमिकल इक्विलिब्रियम का अर्थ क्या होता है इसको समझने की कोशिश की और मेटामॉर्फिक प्रोसेसेस को हम रॉक साइकिल के एक हिस्से के रूप में समझे। उसके बाद इक्विलिब्रियम रिएक्शंस किन परिस्थितियों में होती है और नॉन इक्विलिब्रियम रिएक्शंस किन परिस्थितियों में होती है, साथ ही साथ इनका थर्मोडायनेमिक्स से और केमिकल काइनेटिक्स से क्या संबंध है, इन चीजों को हमने जाना। तो आशा है कि इनमें से जो बातें हम लोगों ने चर्चा में ली है आप समझ पाए हैं। और ये प्रेजेंटेशन तैयार करने के लिए इन
रेफरेंसेस का उपयोग किया गया है। धन्यवाद। नमस्कार।